Audio Jungle. इनको उठा के देखिए, रोजाना की डिबेट्स अपने जहन में लाइए, सुबह से लेके कम से कम शाम तक की 11 बजे तक की, सुबह को 10 बजे से रात को 11 बजे तक की डिबेट्स। उसमें सबसे ज्यादा फेस पे, स्क्रीन पे, टेलीविजन का किसका फेस दिखाई देता है? मैक्सिमम फेस दिखाई देता है मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी का, मैक्सिमम। सही है। उसके बाद किसका दिखाई देना चाहिए? मुल्क में अपोजिशन का जो सेकंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी मुल्क की है वो आज भी कांग्रेस है। उसकी सदर हैं सोनिया गांधी, उसके पार्लियामेंट के लीडर खड़गे साहब शायद हैं। तो फिर अपोजिशन का आना चाहिए, फिर कांग्रेस के लोगों का दिखाई देना चाहिए, फिर सोनिया गांधी दिखाई देनी चाहिए, राहुल गांधी दिखाई देने चाहिए, खड़गे साहब दिखाई देने चाहिए, और कांग्रेस के लीडर्स हैं वो दिखाई देने चाहिए। वो नहीं दिखाई दे रहे दूसरे नंबर पे। अपोजिशन का कोई फेस नहीं दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव कितनी देर बार दिखाई देते हैं टेलीविजन पे, तेजस्वी यादव कितनी देर दिखाई देते हैं, नीतीश कुमार कितनी देर दिखाई देते, सीताराम येचुरी कितनी देर दिखाई देते, बताइए मुझे। कम्युनिस्ट पार्टी तीसरी बड़ी पार्टी है, मायावती कितनी देर को दिखाई देती है टेलीविजन पे? What is the second phase after the prime minister which is on the screen of a television? दूसरे नंबर पर हाईएस्ट विजिबिलिटी किसकी है टेलीविजन पे? दिमाग पे जोर डालिए। दूसरा नंबर है असदुद्दीन अवैसी साहब का। अगर 50% फेस पूरे दिन में प्राइम मिनिस्टर का दिखाई दे रहा है चेहरे पर, तो 25% फेस अवैसी साहब का है, और बाकी का जो 25% बचा उसमें बाकी सब हैं। रीजन? अवैसी साहब इज नॉट अपोजिशन लीडर ऑफ दिस कंट्री। अवैसी साहब का कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है, अवैसी साहब कहीं पर भी अपोजिशन लीडर नहीं है। वो एक दो मेंबरान पार्लियामेंट वाली पार्टी हैं, वो वहां पर भी अपोजिशन लीडर नहीं है, तेलंगाना में भी अपोजिशन लीडर नहीं है। देन व्हाई? इस सवाल पे गौर कीजिए। ये बाइनरी कौन बना रहा है, और इस बाइनरी का फायदा किसको हो रहा है? क्या ये हिंदू मुस्लिम, ये एक दो या तीन सिर्फ चैनल्स पर 2 या 3 पर्टिकुलर एंकर्स उनको इंटरव्यू कर रहे हैं आधे घंटे? क्यों अपोजिशन की वॉइस को नहीं लिया जाता उसके मुकाबले पर? अगर अपोजिशन का इंटरव्यू करना है तो फिर आप कांग्रेस के किसी आदमी को बुला के आधे घंटे अंजना ओम कश्यप को करनी चाहिए बहस। वाई असदुद्दीन अवैसी साहब? इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्यों ऐसा हो रहा है? क्या ये हिंदू मुस्लिम का खेल नहीं है? क्या ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन का खेल नहीं है? क्या इसके जरिए से हमारी हिंदू कम्युनिटी को एलिनिएट हमसे नहीं किया जा रहा? ये तो एक सियासत है, और इस सियासी खेल को आप समझना नहीं चाहते। इसको भी समझिए और कहिए अवैसी साहब से भी कि व्हाई यू आर बिकमिंग अ फेस व्हिच इज पोलराइजिंग दिस कंट्री। ये सवाल आपको उठाना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, तनकीद और तनकीस 2 लफ्ज हैं। तनकीद का हक हर एक को हासिल है, इस्लामी हक भी हासिल है, अखलाकी हक भी हासिल है, कानूनी हक भी हासिल है। एक डेमोक्रेसी में तनकीद के बगैर डेमोक्रेसी नहीं चलती है। तो डेमोक्रेसी में तनकीद बहुत इंपॉर्टेंट है, और तनकीद करनी चाहिए हर शख्स को। ये एक आदमी को ये हक हासिल है। आपको कोई बात, जो एक आदमी कोई बात कह रहा है, कुछ लोगों को अच्छी लगेगी, कुछ को नापसंद होगी, तो तनकीद करना, जिसको नापसंद है उसको ये राइट होना चाहिए इजहार राय का, कि वो अपने राय जाहिर करे कि नहीं, मुझे ये बात पसंद इस वजह से, इस दलील की बुनियाद पे पसंद नहीं है। ये तनकीद कहते हैं इसे। दूसरा लफ्ज है तनकीस, नुक्स निकालना। अरे साहब आपने तो ये कर दिया, अब तनकीद नहीं कर रहे, नुक्स नहीं, हम अरे ये बेकार है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। आप रीजन नहीं दे रहे हैं बाइनरी में, तनकीस कर रहे। तो तनकीस का हक नहीं है, तनकीद का हक है। और अगर तनकीस करे भी तो उसका एक ज़ाब्ता अखलाक है, तनकीद के आदाब हैं। अगर एक उम्मत जो दीन के हामिल उम्मत है वो तनकीद करने के आदाब भी भूल गई हो, उम्रों के तफावुक को भूल गई हो,
खिदमात के अंदाज को भूल गई हो, और एक छोटे से छोटा बच्चा भी शरीर बन के अपने से बड़ों को बहुत आसानी के साथ कहीं गाली लिख के माँ बहन की छोड़ दे, तो मुझे बताइए कि वो जिसे आप अंधभक्त कह के गाली देते हैं और आप पे क्या फर्क है। अगर तनकीद का अंदाज ये है कि आप देखिए, हम तो बीजेपी के लोगों को और आरएसएस को कहते हैं कि एहसान फरामोश कौमें बहुत देर टिका नहीं करती, जिंदा नहीं रह पाती। जो अपने बड़ों को अच्छे नाम से याद ना करे वो कौमें एहसान फरामोश कहलाती हैं और उनकी कोई उम्र नहीं होती। लेकिन अगर यही हम भी कर रहे हैं तो क्या हमारी उम्र होगी? जिस अंदाज की गालियां मुझको तो आरएसएस के लोग गालियां दिया करते और सैकड़ों आती हैं, मैं कभी तवज्जो नहीं देता, आती रहे, थ्रेट्स भी आती हैं, वो भी आती रहे। आज ही की बात है कि विश्व हिंदू परिषद के एक छोटे से वर्कर हैं, कोई बहुत ज़्यादा उनका भी नाम नहीं, उन्होंने ही मेरे ऊपर एफआईआर कर दी। आज भी पुलिस मेरे घर आई ये कहने के लिए कि देखिए आपके खिलाफ दिल्ली में, यहाँ इस थाने में आपके खिलाफ ये शिकायत हो गई है और अब आप बताइए इस पर। आप तो मैंने अपना स्टेटमेंट उस मामले में दिया है, मैं तफसील में नहीं जा रहा। लेकिन ये तो रोज़ होता है, गालियाँ भी होती हैं पुलिस में भी, और अकेले घर से निकलना मुश्किल है। किसकी खातिर है भाई? मैं फिजिशियन हूँ, तबीब हूँ, अल्लाह ने मुझे एक तबाबत के फ़न से नवाजा है, मेरी फैमिली भी तबीब है। मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं जाके टेलीविज़न से पैसे लूँ, और टीआरपी की भी ज़रूरत नहीं है। जितना मैं बोला हूँ और बोलता हूँ और बोलूँगा, तो आप रोक नहीं सकते मुझे, मैं बोलूँगा। करोड़ों में लोग मुझे देखते हैं, टेलीविज़न के बाहर सोशल मीडिया पे भी करोड़ों में देखते हैं। मेरे लिए रहीने मिन्नत नहीं है टेलीविज़न का स्क्रीन, मेरे जूते की नोक पे रखे हैं। लेकिन जब मेरी आवाज़ निकलती है तो दूर तक जाती है, मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी, और वो जाएगी। जब तक सांस आ रहा है तब तक ये आवाज़ निकलेगी, निकलती रहेगी, कोई नहीं रोक सकता ये आवाज़ मेरी। मैं बोलूँगा, चाहे जिस फोरम पे खड़े होके बोलूँ, मैं बोलूँगा। लेकिन आप अपने बारे में तो सोचिए, आप सिर्फ फेसबुक पे बैठ के एक कमेंट करते हैं, और उस कमेंट में चूंकि आपके सामने कोई नहीं है तो आपको आज़ादी मिल गई कि आप गाली बकेंगे, माँ बहन की गालियाँ बकेंगे। आप अहले इस्लाम, अहले ईमान, ये आपका वतीरा है, मैं आपको क्या समझूँ? खैर, मैं उसे भी नज़रअंदाज कर रहा हूँ, ये परवरिश का कसूर है, आपका नहीं है। और बहरहाल आप कुछ भी करें, आप हैं तो इसी उम्मत के फर्द ना जिसका मैं हूँ, तो उस उम्मत में अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे, दोनों ही किस्म के लोग होंगे। तो अच्छे हों या बुरे हों, आप मुझे गाली दें या मुझे प्यार दें, हैं तो मेरे ही, और मैं तो यही समझूंगा कि ये भी मेरे। ऐसे ही जब अहले वतन गाली देते हैं बिरादरान, तब भी मेरा तो मौक़िफ़ है कि हम नज़रियाती तौर पर एक दूसरे के मुखालिफ हो सकते हैं, एक दूसरे के दुश्मन नहीं हो सकते। ये मुमकिन नहीं है कि 140 करोड़ इस मुल्क के अवाम नज़रियाती तौर पर एक दूसरे के मुखालिफ हो सकते हैं, एक दूसरे के दुश्मन नहीं हो सकते। और हम दुश्मन बन के बात नहीं करते। लेकिन कुछ नादान लोग मुखालफत को ही दुश्मनी समझते हैं, वो गलत करते हैं। आपको सोचना चाहिए। भी मैंने और कुछ लीडर्स की भी कल परसों में वीडियोस देख रहा था, काफ़ी बड़े लीडर्स इस मुल्क के हैं, मुसलमान लीडर्स, मेरा भी इख्तलाफ उनसे है, लेकिन आप उनको गाली देंगे। मेरा ख्याल है कि उम्मत के छोटे उम्र के लोगों को, छोटा ओहदे में कोई नहीं होता, लेकिन छोटी उम्र के लोगों को, जो कम पढ़े हैं, जो स्कूल कॉलेज नहीं गए हैं, जो कहीं पे कोई मजदूरी करते हैं या कोई काम करते हैं और थोड़ा बहुत हिंदी कुछ या इंग्लिश को उर्दू में करके लिखना आ गया है, फेसबुक और ट्विटर जिनके हाथों में आ गए हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि कौन बड़ा है उम्र में ही सही और कौन छोटा है, और हमारे आदाब क्या हैं, दीन के आदाब क्या। आप दीन बचाना चाहते हैं, ये नारा है आपका कि दीन बचाने निकले हैं, चलो तुम भी हमारे साथ चलो। आप दीन को बेदीनी के तरीके से बचाएंगे, ये ना कीजिए, ये ना कीजिए। मेरा ख्याल है कि ये सही तरीक़ा नहीं है। तो मीडिया में अगर आपको रोकना है तो एक तो मैं समझता हूँ कि हमारी तंजीमों को भी और हमारे और इंटेलेक्चुअल्स को भी आपको चाहिए कि बेहतरीन आवाज़ें पैदा करें। अगर नहीं है तो पैदा कर। फरार किसी चीज़ का हल नहीं होता, किसी चीज़ का हल फरार नहीं है।
میں پسند نہیں ہوں، مجھے ہٹا دیجئے، لیکن آلٹرنیٹ لا کے وہاں کھڑا کیجئے جو مدلل آواز کے ساتھ جو بند کر سکے، یا آپ خود آئیے۔ تو مدلل آوازوں کو آپ کو میڈیا کے اوپر کھڑا رکھنا پڑے گا، کیونکہ جنگ کا ایک بہت بڑا ٹول ہے وہ جو ذہن سازی کرتا ہے، جو رائے عامہ پیدا کرتا ہے، اور رائے عامہ سے آپ دور نہیں جا سکتے۔ اس لیے آپ مجھے ہٹا دیجئے، اور لوگ ہیں ان سب کو ہٹائیے، لیکن اس کے متبادل آوازیں پیدا کر کے بھیجیے۔ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے، آپ 2-4-6 لوگوں کو ہٹا دیں، بائیکاٹ کرنے سے فرار ہوتا ہے وہ، کچھ اور نہیں ہوتا۔ دوسرے، اگر آپ واقعی چاہتے تو اویسی صاحب سے بھی کہیے کہ وہ اس میڈیا کا بائیکاٹ کرے جو اہانت رسول کر رہا ہے، اور تیسرے انٹائر اپوزیشن سے کہیے کہ آپ بائیکاٹ کیجیے۔ میرا جو طریقہ کار ہے لڑنے کا، میں ایک خاتون سے نہیں لڑنا چاہتا، میں اس سسٹم کی جڑ پہ چوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو سسٹم جو ایک فیکٹری بن کے اس قسم کے لوگوں کو پروڈیوس کر رہا ہے کہ جو میڈیا میں جا کے اہانت جان بوجھ کے کرتے ہیں، میں اس فیکٹری پہ چوٹ کرنا چاہتا ہوں، اس جڑ پہ چوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس لیے میں نے یہ نوپور انڈیویجول حیثیت میں نہیں تھی، بھارتیہ جنتا پارٹی کے آفیشیل اسپوکس پرسن کی حیثیت سے وہاں پر تھیں۔ جو کچھ وہ بول رہی تھی، ایک ایک لفظ بھارتیہ جنتا پارٹی کا لفظ مانا جائے گا آفیشیلی۔ تو اگر وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی آفیشیل اسپوکس پرسن تھیں تو میرا حق یہ نہیں ہے کہ میں انڈیویجول ان سے پوچھوں، میں اس پارٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں جس کی نمائندگی کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا ہے پوری قوت کے ساتھ کہ پارٹی اپنا اسٹینڈ بتائے، کیا وہ اس بیان پر نوپور کے ساتھ کھڑی ہے، اور اگر نہیں کھڑی ہے تو وہ کیا کارروائی کر رہی ہے۔ کیا وہ اس اسٹینڈ پر، اگر اس اسٹینڈ کی بی جے پی مخالف ہے تو نوپور کو پارٹی سے باہر نکالے، اور اگر وہ اس کی مخالف ہے تو ان کو میڈیا سیل سے اپنے پینل کی لسٹ میں سے، اس میں 25-26 لوگ ہیں ان کے پینل کو، اس میں سے باہر نکالے۔ پابندی لگائے ان کو کہ وہ کسی بھی پبلک اسپیس میں جا کے نہیں بولیں گی، اس پر پابندی لگائے، یہ جڑ ہے۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو ہم کو عدالت میں جانا ہے۔ میں عدالت میں جاؤں گا اور میں بی جے پی سے کہوں گا، بی جے پی پر یہ الزام لگاؤں گا کہ یہ اس ملک میں فرقہ وارانہ منافرت پھیلا رہے ہیں۔ اس کے لیے ایک دھرم، مذہب نہیں کہہ رہا میں، وہ ریلیجن نہیں کہہ رہا میں، جو RSS کے چیف کہتے ہیں کہ ہم نہ دھرم ہیں، نہ ہم ریلیجن ہیں، نہ ہم مذہب ہیں، ہم دھرم ہیں۔ میں ان سے کہوں گا کہ ایک دھرم کے پرتیکوں کا